प्रॉफिट सेंटर्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि हम डायरेक्ट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट सेंटर का मतलब है कि वो ऐसे एरिया जहां पर आपकी फ्लोर मिल का प्रॉफिट रिजाइड करता है, या यूं कह लो कि वो हिडन है, और वहां पर जब आप ध्यान देंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मेजरली प्रॉफिट सेंटर से लोगों को ये रहता है कि जो कॉस्ट वर्सेस सेल प्राइस है, इसके बीच का डिफरेंस ही आपका प्रॉफिट सेंटर है। जबकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो तो एक मेजर कॉमर्शियल पार्ट है ही, लेकिन पूरी फ्लोर मिल में जगह जगह आपके प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं। उन प्रॉफिट सेंटर्स का जब आप ध्यान रखते हैं तो आपका ना केवल क्वालिटी बल्कि आपका कॉमर्शियल इंप्रूवाइज होता है, आपका सेल बढ़ता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है। अब वो जो प्रॉफिट सेंटर आपकी मील में जहां जहां होते हैं वो कौन कौन से एरियाज हैं, तो वो मेनली हम 6 पार्ट में उसको मानते हैं कि ये 6 पार्ट में वो एरिया है। पहला है यील्ड मैनेजमेंट। यील्ड मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आपने मील में 100 किलो गेहूं खरीदा, यानी कि आपके गेट में 100 किलो गेहूं एंटर हुआ, तो आपके गेट से वापस कितना किलो आटा वापस गया और उसका रिफ्रैक्शन या ब्रांड एक्सट्रैक्शन कितना कितना आपको रिकवर हुआ, और इसी का मैनेजमेंट ही कहलाता है यील्ड मैनेजमेंट। फिर दूसरे नंबर पे आता है पावर कंजम्पशन। रॉ मटेरियल के बाद फ्लोर मिलिंग के अंदर अगर आप अपने एक्सपेंसेस का ब्लॉक बनाएंगे तो सबसे पहले नंबर पर रॉ मटेरियल है। उसके बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा खर्चा जो है वो है पावर का बिल, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका मैन पावर का बिल या मैन पावर का यूटिलाइजेशन, कि आप कम से कम मैन पावर में अपना मटेरियल का फ्लो कैसा रखते हैं कि आपकी मैन पावर को आप बेटर यूटिलाइज कर सकें। हम अभी पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको केवल एक नटशेल में बता रहा हूं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के क्या यूजेस आप कर रहे हैं। आज इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके हैं फ्लोर मिलिंग की लाइन में, चक्की मिलिंग में, वेइंग में, ऑनलाइन मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में, एआई में, तो हम टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूजेस कर रहे हैं। प्लस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और अक्सर आपने सुना भी होगा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से हम बड़े नुकसान को बचा लेते हैं। अगर हमें आदत है प्रायोरिकली अपने इक्विपमेंट्स को देखने की, उनकी मेंटेनेंस करने की, तो हम बड़े ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। फिर लास्ट में आता है, पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ऑपरेशंस का मैनेजमेंट, जिसमें गेट टू गेट यानी कि मटेरियल के इनफ्लो होने से लेकर के आउटफ्लो होने तक के सारे काम, चाहे वो वेइंग स्केल्स हो, चाहे वो गोडाउन मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्टोरेज मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम हो, चाहे वो आपकी अकाउंटिंग हो, चाहे वो आपकी एचआर हो, चाहे वो आपका पीआर हो, चाहे वो आपकी ब्रांडिंग हो, ये सारी चीजें जो आप एक फ्लोर मिल में करते हैं वो सारे उसके ऑपरेशन मैनेजमेंट में आते हैं। अब ये हम अच्छे से समझते हैं कि हम सभी लोग प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। जो भी बिजनेस लगाते हैं उस बिजनेस का काम चैरिटी नहीं है, उस बिजनेस का काम है प्रॉफिट अर्न करना, और उस प्रॉफिट को अपने एक्सपांशन में, अपनी ग्रोथ में और अपनी पूरी टीम के अंदर उसके ग्रोथ में उसको खर्च करना, और उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट बचा करके अपने एक्सपांशन के लिए तैयारी करना। तो प्रॉफिट सेंटर्स जो है बिजनेस का मेन एसेंस है। और जब प्रॉफिट सेंटर्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी देख पाते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस को हम ट्रैक कर रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट जो है वो डेटा ड्रिवन है, या हम केवल अंदाजे से कोई काम कर रहे हैं, हमारा जो भी एफिशिएंसी है वो केवल बातों में है या वो डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम जिस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्डर्स हो, चाहे वो कस्टमर का रियलाइजेशन हो या कॉस्ट टू कस्टमर रियलाइजेशन हो, वो एक्चुअल में डेटा में कितना आ रहा है। प्लस अगर हमने आज एक पर्टिकुलर कैपेसिटी का फ्लोर मिल लगाया है तो हमारा एक्सपेंशन का या डेवलपमेंट का या ग्रोथ का क्या प्लान है, हमने उसके लिए क्या रोड मैप बनाया है। और अब इसी क्रम में जब हम अपनी फ्लोर मील को बड़ा करना चाहते हैं, हमारी फ्लोर मील को वेल मैनेज्ड करना चाहते हैं,
तो सबसे पहले हमें यील्ड मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि मैं अपने इस अनुभव से मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि 34 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने फ्लोर मिलिंग में डॉक्टरेट की है, इसलिए मैनेजमेंट साइड को या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को मैं काफी हैंड्स ऑन रखता हूं और आप लोगों को एक ऑथेंटिकेट कंसल्टेंट की तरह आपको एडवाइस कर सकता हूं। कुछ बुक्स भी मैंने लिखी हैं जो फ्लोर मिलिंग बेसिक से लेकर के एडवांस हैंडबुक्स तक है। तो यहाँ पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात बताना चाहूंगा कि जो यील्ड का मैनेजमेंट है, जो प्रोडक्शन का मैनेजमेंट है, उसको हमें कहाँ और कैसे देखना चाहिए। अब इसके मेजर्स क्या है, हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि हमने 100 किलो या 1 टन गेहूं खरीदा या जो भी हमने हमारा रॉ मटेरियल खरीदा है, उस रॉ मटेरियल का बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड यील्ड या प्रोडक्शन हमने कैसे लिया है। तो वो शुरू हो जाता है हमारे रॉ मटेरियल के परचेज से। हमने मंडी से माल खरीदा है, हमने किसानों से माल खरीदा है, हमने किसी और तरीके से माल खरीदा है, तो माल की क्वालिटी क्या है, उसकी एचडी क्या है, वो सारी चीजों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। उसी के साथ सबसे पहली चीज होती है वजन, कि हमने जो वजन खरीदा वो वजन एक्यूरेट है या नहीं है, वो वेट एक्यूरेट है या नहीं है, जितने का इनवॉइस है उतने का जो है वेट है या नहीं है। ये बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी टैक्टिक्स जो है, माल प्रैक्टिसेस जो है, वो लोग करने लग जाते हैं, जहाँ पर वजन की चोरी होना शुरू हो जाती है। तो कई फ्लोर मिल्स में ये देखा जाता है कि वे ब्रिज नहीं होने की वजह से उनको अपने रॉ मटेरियल के स्टॉक्स को और उनके वजन को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस या प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स हमें रखनी होती है कि कहाँ से कितना गेहूं चला और हमारे गोडाउन में पहुंचते तक वो कितना रहा, क्या उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा था। अब जब मटेरियल हमारे ग्राउंड में आ जाता है, हमारे गोडाउन में आ जाता है, तो हम सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग कितनी बोरी में से करी, सैंपलिंग करने वाले व्यक्ति का जो है उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है क्वालिटी को लेकर के, ये सारी चीजें जो है माइंड करती है। एक तो 2 बोरी में से या 4 बोरी में से हमने सैंपल ले लिया और एक हमने ज्यादा से ज्यादा बोरी से सैंपल लिया। जब हम सैंपल लेते हैं और उस सैंपल का जब हम टेस्ट करते हैं, उसका सी टेस्ट करते हैं कि उसमें कितने % इम्प्योरिटीज है। जनरली जो है 1 से 1.5% की इम्प्योरिटी मार्केट में एक्सेप्टेबल होती है। उसके ऊपर की अगर इम्प्योरिटी होती है तो वो डिडक्टेबल होती है। यानी कि मान लीजिए आपने कहा कि हमने जो है 100 किलो गेहूं खरीदा है और 1.5% से यानी कि 1.5 किलो इम्प्योरिटी आएगी, तब तक तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर आएगी तो हम उसका डिडक्शन करेंगे। अब मान लीजिए 2 किलो उसके अंदर इम्प्योरिटी आई तो 500 ग्राम का जो है पैसा डिडक्ट किया जाएगा। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको पहले तय करनी होती है, बाद में इसको कोई नहीं मानता। तो जो है हमें टेस्ट करना चाहिए कि हमारे उसमें इम्प्योरिटी का परसेंटेज कितना है। इसी के साथ मॉइस्चर, जब हमने गेहूं खरीदा था तब हमने मॉइस्चर के बारे में कोई बात की या नहीं की। मॉइस्चर जिस समय हमने परचेज किया था वहां अगर 9 या 10% की हमने बात की है और उसमें भी कोई छोटा वेरिएशन आता है तब तक तो एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन अगर उसमें भी 1% से ऊपर का वेरिएशन है तो वहां पर भी हम जो है डिडक्शन या प्राइस डिस्काउंट की बात हम अपने वेंडर से कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें हमें जब पता होती है तो हम उसके हिसाब से उसको करते हैं। इसी प्रकार एचडी, क्योंकि गेहूं के में अंदर आटा कितना % बनेगा ये उसके हाइड्रोक्लोरिक वेट से यानी कि एचडी यानी कि उसकी डेंसिटी से निर्भर करता है। जितनी अच्छी डेंसिटी होगी उतना ज्यादा उसमें आटा बनेगा और जनरली 750 से नीचे वाली एचडी के गेहूं को अच्छा नहीं माना जाता। 780 अच्छा माना जाता है और 800 से ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये जो मानक है, इन मानकों को, इन स्टैंडर्ड को हम ध्यान रखते हुए हम हमारी क्लीनिंग और कंडीशनिंग को तय करेंगे। इसी प्रकार हम जब ग्राइंडिंग में आते हैं तो ग्राइंडिंग के अंदर भी जो है लॉसेस आते हैं। लॉसेस ऑफ मॉइस्चर भी हो सकता है और उसके अंदर बहुत सारी, केवल देखिए लॉस जो है वेट से नहीं है, उसके अंदर अगर गेहूं में एचडी कम है तो आपका ब्रांच ज्यादा होगा, तो प्लांट शिफ्टर की रिपोर्ट्स देखना जरूरी है, एश कंटेंट देखना जरूरी है। ग्राइंडिंग के अंदर आपको केवल वेट से लेना देना नहीं है, बल्कि उसकी खुशबू, उसका अरोमा, उसका टेक्सचर, उसकी वाइटनेस,
इन सारी चीजों को भी आपको देखना होता है, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट की प्रीमियम प्राइस के लिए जिम्मेवार होते हैं। अब आपने सारी चीजों का ध्यान रखा, लेकिन अगर एस कंटेंट बढ़ गया तो मार्केट से माल वापस आएगा और अल्टीमेटली वो जो है जितना भी माल आपका वापस आया है वो आपके प्रॉफिट सेंटर्स को डिस्टर्ब करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट तक आने तक आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी फाइनल जो पैकिंग होने वाली है उसके पहले आप जो है ना केवल पैकेजिंग का ध्यान रखेंगे, बल्कि पैकिंग प्रोसेस का और जो आटा पैक हो रहा है उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखेंगे और एक्सट्रैक्शन रेट का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई मील में देखने में आता है कि जो है उसके ग्रेन्युलेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया और मार्केट में माल बारीक या मोटा होने की शिकायत से वो रिटर्न हो गया। क्योंकि एक बार अगर किसी मील में रिटर्न आता है तो वो मान के चलिए कि वो रिटर्न कम से कम 1-2 महीने तक कस्टमर के माइंड के अंदर चलता है और वो आपकी सेल्स को रोकता है। इसलिए कंटिन्यूअसली इस बात को ध्यान देना जरूरी है और जो इम्पैक्ट्स हैं यील्ड मैनेजमेंट के वो एफिशिएंसी में भी इम्पैक्ट डालते हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ पे भी डालते हैं। जनरली अगर हम एक बात करें कि अगर हम 1% यील्ड को मैनेज करने की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब कई बार प्लांट ओनर से या मिलर से या प्रैक्टिशनर से या ऑपरेटर से बात की जाती है तो वो ब्रांड मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए कोई बहुत ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनसे बात की जाती है तो पूछते हैं तो बताते हैं 4 से 5% या 4 से 6% ब्रांड एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और ये 1% या आधा % जो है आपका एक बड़ा प्रॉफिट सेंटर होता है। ब्रांड को अगर आपने परफेक्टली मैच कर लिया उसके लिए छोटे छोटे से सिस्टम काम में लेने पड़ते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपने महीने के एंड में ब्रांड एक्सट्रैक्शन रेट को मिलाया तो महीने भर तक तो आपने उस माल को बेच दिया, अब उसका अगर आपने इम्पैक्ट देख भी लिया तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए ब्रांड को एक्सट्रैक्शन को यील्ड को आपको रेगुलर चेक करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि आधा % 1% भी बहुत बड़े मायने रखता है। इसके लिए आपको यील्ड को मैनेज करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा बड़ा फैक्टर आता है वो पावर मैनेजमेंट आता है। पूरी मील के अंदर जो आप देखेंगे तो पावर यूजेस को हम तकरीबन इस हिस्से में बांट सकते हैं। मिलिंग के अंदर 70 से 75% बिल जो है वो मिलिंग डिपार्टमेंट का होता है, यानी कि जो आपकी चक्कियां हैं, जो आपका ग्राइंडर है और जो ग्राइंडर के अंदर लगने वाला आपका न्यूमेटिक सिस्टम है वो मिलाकर के आपका मिलिंग का पावर कंजम्पशन बनता है जो 70 से 75% के आसपास होता है। इसी प्रकार क्लीनिंग की मशीन्स की हम बात करें तो वो आपका 15 से 18% के आसपास जो है, इसमें प्रिसाइज आपको दे रखा है लेकिन मैं आपको एक अंदाजे से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये नंबर 2 मशीन्स पर डिपेंड करता है। किसी ने क्लीनिंग की 3 मशीन लगा रखी है, किसी ने क्लीनिंग की 12 मशीन लगा रखी है, तो डेफिनेटली वो मशीन के अकॉर्डिंग जो है ये चीजें आपकी कम और ज्यादा हो जाएंगी। और कंडीशनिंग जो है जिसमें आपका माल में पानी लगाना, पानी लगा के उसको स्टोर करना, स्टोर करके वापस निकालना और उसके स्टोरेज के अंदर जो ऊपर के कन्वेयर होते हैं, नीचे के कन्वेयर होते हैं, उन सबको मिलाकर के कंडीशनिंग के अंदर हम मान के चलते हैं 9 से 10% के आसपास आपका स्टोरेज में खर्च होता है। अब आप देखिए कि अगर हम जो मिलिंग में 70 से 75% खर्च हो रहा है, अगर हम इसको फोकस कर लें और हम मानस बना लें कि आने वाले समय में हम इस तरह की चीजों को यूज करेंगे जिससे हम पावर बढ़ा सकते हैं। अब पावर बढ़ाने का आप जो है अपने मन में टारगेट 2%, 5%, 10% कितना भी ले सकते हैं। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जहां पर आप 25 से 30% ऑफ मिलिंग के एक्सपेंसेस का आप बचा सकते हैं, जो कि आपके पूरे मिलिंग के सिनेरियो को चेंज कर देता है। अब मन में प्रश्न आएगा कि वो किस तरीके से किया जा सकता है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जो टेक्नोलॉजी के यूजेस की बात की जाती है, जहां पर हम लोग आज बेल्ट ड्राइव काम में लेते हैं, क्या वहां पर गियर ड्राइव काम में लिए जा सकते हैं? क्योंकि बेल्ट जो है वो टॉर्क लॉस भी करता है और ट्रांसमिशन लॉस भी करता है। क्या हम वहां पर डायरेक्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव काम में ले सकते हैं? जहां जहां काम में लिए जा सकते हैं वहां अगर आप काम में लेते हैं तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता है, लेकिन उसकी आरओआई जो है वो 4 से 12 महीने के बीच में वो आरओआई आ जाती है और बाकी के टाइम में वो हमें बचत देती है। तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ पर हम मोटर्स में वी बेल्ट को या फ्लैट बेल्ट को, पुलिस को हटा करके गियर ड्राइव लगा सकते हैं या वीएफडी लगा सकते हैं, ये चीज देखी जाए।
फिर कुछ एरियाज के अंदर, सब अर्बन एरियाज में, रूरल एरिया के अंदर पीक आवर यूजेज होते हैं। तो अगर आपने पीक आवर में प्रोडक्शन किया है तो आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। ठीक इसी प्रकार आप ऑफ पीक आवर में अगर प्रोडक्शन करते हैं, पर जनरली ये देखा जाता है कि ऑफ पीक आवर में आपकी लेबर अवेलेबल नहीं होती है। तो क्या आपके पास मिल में कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कम से कम लेबर को यूज करते हुए आप अपना प्रोडक्शन जारी रख सकें? तो अगर आप ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी दिन के किसी भी हिस्से में अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह जी हमें बता रहे थे कि उन्होंने अपने फ्लोर मिल में ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स तैयार किए हुए हैं जो जनरल लेबर से आए हैं और वो 1 या 2 लोग मिलकर ही पूरी मिल को चला लेते हैं। तो ये उनका ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनसे जानेंगे, और किस तरीके से वो किसी भी ऑफ पीक आवर के अंदर जो है अपना प्रोडक्शन करा लेते हैं, जिससे कि उनका बिजली का बिल कम आता है। और एक बिजली का बिल की जब बात आती है, बहुत सारे छोटे प्लांट वालों को पावर फैक्टर के करेक्शंस का पता नहीं होता, और उनके बिल के अंदर पावर फैक्टर पर एक सरचार्ज लग के आ सकता है, जो कि महीनों में हजारों रुपए का हो सकता है और साल में मिला करके वो लाखों रुपयों का हो सकता है। और पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए पावर फैक्टर के पैनल्स लगते हैं, कैपेसिटर्स लगते हैं, जिससे कि वो पावर फैक्टर को करेक्ट कर लेते हैं, और बिजली बोर्ड जो है आपको वहां पर सरचार्ज से भी मुक्त कर देता है, बल्कि आपको उसके अंदर सब्सिडी भी देता है। तो पावर फैक्टर एक अपने आप में बड़ा वो है कि ऑटोमेटिक कैसे मेंटेन होता है, मैनुअल कैसे होता है, उस पर हम जब कभी केवल हम पावर पे बात करेंगे उस दिन हम इसको और गहराई से लेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऐसा है कि मान लीजिए किसी एलिवेटर का बेरिंग खराब है और वो जाम है और मोटर चला रही है, लोड ज्यादा ले रही है, एम्पियर ज्यादा ले रही है, तो आपकी बिजली ज्यादा खाएगी। इसलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भी पावर में एक बड़ा रोल होता है। इसी प्रकार रियल टाइम मॉनिटरिंग और न्यू टेक्नोलॉजीज की बात हम करें तो वो VFDs भी है, गियर ड्राइव्स भी है, और PLC के जो ऑपरेशंस हैं जिसके अंदर पावर लॉजिक कंट्रोलर्स लगते हैं, उसके अंदर मैनुअल इंटरवेन कम हो जाता है, टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक हो जाती है, बैकअप अच्छा मिलता है, डेटा मिलता है, और उससे आप अपना MIS अच्छा कर सकते हैं।